हेलो एमर्स, एक बार पुनः आ गए हम लोग फिजिक्स में रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आखिर टॉर्क के बारे में क्या क्या समझना है। दैट मीन्स हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है, टॉर्क का टॉपलिंग क्या होती है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए अब हम एक ऐसे फेज में आ चुके हैं जहाँ पे हम टॉर्क का असली रूप देखेंगे। इससे पहले वाले फेज के अंदर हम लोगों ने ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन को साथ में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन को डिफाइन करने के लिए है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। अब प्योर रोटेशनल मोशन कैसे, इसका क्या मतलब है, यानी इसके पहले जो रोटेशनल मोशन पढ़ा गया वो प्योर नहीं था। तो ऐसा नहीं है, ये टॉर्क के रेफरेंस में बताया जा रहा है आपको। टॉर्क के रेफरेंस में बताए जाने का अर्थ ये है कि जैसे इससे पहले हम लोग देखते थे कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर, ये देखा गया था। तो एक्चुअल में आप यहाँ पे जो एफ देख रहे हो, ये एफ कहाँ यूज किया जाता है, तो आप लोगों ने देखा है कि एफ जब लीनियर मोशन कर रहा होता है एक ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे यूज किया जाता है। और एफ का अर्थ क्या होता है, तो एफ की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। और अगर m इंटू ए आ रहा है तो आपको भी पता है a आ गया, दैट मीन्स एक्सीलरेशन, और वो लीनियर एक्सीलरेशन को दिखा रहा है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से इन सभी चीज़ों को हटा के सिंपल केवल और केवल रोटेशनल मोशन की चीज़ें ही इसमें डालनी है। मतलब प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब कि प्योर सर्कुलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, प्योर रोटेशनल मोशन वाली क्वांटिटी होनी चाहिए, प्योर सर्कुलर मोशन वाली क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो बस उनको अगर हम लिख देंगे तो वही प्योर रोटेशनल मोशन के अबाउट कहा जाएगा। जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का टॉर्क दिया गया है वो एक्चुअल में कब डिफाइन किया जाता है, यानी ये कब कब आप लगा सकते हो, तो कभी भी आप किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो आप क्या लगा दोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से कुछ दूरी पर, यानी कुछ दूरी मतलब मान लेता हूँ कि r1 दूरी पर एक पॉइंट मास है जिसका नाम है m1, और इस m1 के ऊपर आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो, तो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट इस m1 के अंदर टॉर्क उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, उत्पन्न होगा। तो आप उस टॉर्क को डिफाइन करते हो F इंटू आर से। देखिए यहाँ पे दूरी कितनी लिखी गई है, r1, ये क्या है, फोर्स है। तो आप फोर्स लगाओगे, r1 दूरी पर है, r1 दूरी पर ये पॉइंट है, तो फिर आप ये फॉर्मूला आप लगा के ऐसे लिख सकते हो कि टाउ इज इक्वल टू m1, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका r1 और इंटू एफ। सर m1 नहीं होगा, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, f इंटू r1। भाई यही तो है फार्मूला, f इंटू r1। भाई इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ या ना। तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट का टॉर्क कितना है इस फिक्स पॉइंट के अबाउट। ठीक है, यानी इसके ऊपर कितना बल लग रहा है जो इसको घुमा रहा है। तो यहाँ से ये डिफाइन हो जा रहा है बिल्कुल। लेकिन सपोज कर लो ये चीज़ें तब हम लेके आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स दिखा रहे हैं, r1 दिखा रहे हैं। सपोज ये कर लो कि भाई अगर मान लो हम यहाँ पे ये चीज़ें ना देके, मान लो हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी फोर्स और r1 की बातें ना करके ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की बातें कर रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि यार ये पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास के ऊपर जब कोई फोर्स लग रहा है तो ये अल्फा एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। मतलब फिर से समझना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो पॉइंट मास है m1, ये जो r1 दूरी पर थी जिस पे आपने F फोर्स लगाया था, तो मैं अभी इन दोनों को हटा रहा हूँ और उसकी जगह पे ये बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट मास जो m1 है ये किसी फोर्स के कारण अल्फा एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। अब अल्फा क्या होता है आप सबको पता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। ये एक्चुअल में कब आता है, जब कोई पार्टिकल कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तब जाके ये एंगुलर एक्सीलरेशन आता है। तो अभी हमको ये ना देके एक्चुअल में केवल और केवल सर्कुलर के टर्म में या एंगुलर के टर्म में या रोटेशनल के टर्म में, तीनों बातें एक ही हैं,
इन टर्म्स में बात कर रहा है कि भैया ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है अल्फा जो किसी फोर्स के कारण आई है, और आपको भी पता है कि अगर यहाँ पे m1 मास है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पास आएगा और वो होगा I1। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि भैया क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट मास है, उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, अल्फा है। तो आप बताओ उसके अंदर कितना टार्क उत्पन्न होगा। तो जब हमने देखा ये केस तो उस कंडीशन में हमको ये नज़र आया कि यहाँ पे ना F दिखा रहा है और ना ही R1 की बात कर रहा है। फिलहाल में हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है और अल्फा आ चुका है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तब तो ये फार्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा फील लूँ तो समझ में आएगा एक्चुअल में इसने जो केस दिया है, ये केस में ये समझा रहा है कि एक्चुअल में हम लोग जब रोटेशनल मोशन करते हैं तो यही चीज़ें उत्पन्न ही होती हैं। तो जब रोटेशनल मोशन एक ऑब्जेक्ट कर रहा है या सर्कुलर मोशन एक ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में यही बातें तो आएंगी भाई कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है या I है और इसके पास एक एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है। क्योंकि भाई रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करना। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस दौरान जो क्वांटिटीज़ आएंगी या सर्कुलर मोशन करते वक्त जो क्वांटिटीज़ पैदा होंगी उन्हीं क्वांटिटीज़ की बात की जानी चाहिए ना। अभी तक तो हम लोग नॉर्मल बातें कर रहे थे कि भाई फोर्स लगाऊंगा तो R1 दूरी पे है तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। ये तो बहुत साधारण बात है, यही लीनियर में भी चलते आया है, यही यहाँ पे भी हम लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन जब मैं इस टर्म में बात करूँगा कि एक पॉइंट मास है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन इतना है, तो ये क्या फील दे रहा है, ये फील दे रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। अदरवाइज ये क्या है, एक साधारण बातें हैं जो कहाँ पे यूज होती हैं, हर जगह पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन या उसका जो टॉर्क है किसके थ्रू डिफाइन करूँगा, उनके अंदर आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन को डिफाइन करती हैं। तो हमारा वो जो भी फार्मूला बनेगा या जो भी चीज़ें नज़र आएंगी वो सब प्योर रोटेशनल मोशन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है ना। फिर से मैं बता दूं, अगर मैं F इंटू R1 कर रहा हूं तो ये ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, ये हर जगह यूज होंगी, लीनियर में भी, रोटेशनल में भी, सर्कुलर में भी, सब में। अच्छा, कभी भी आप डिफ्रेंशिएट मत करिएगा सर्कुलर और रोटेशनल को। यहाँ पे जब मैं सर्कुलर बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ क्या है कि इसके अबाउट ये पॉइंट कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है इस फिक्स पॉइंट के अबाउट। तो इसलिए सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, इसलिए सर्कुलर मोशन की ही फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आई है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब कि हम केवल और केवल रोटेशनल मोशन की बात करें तब उसको हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन कहेंगे। और उस दौरान जब मैं टाउ को लूँगा तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू अल्फा। अब देखिए ये कैसे फील लेके आ रहा है एकदम रोटेशनल मोशन की। तो ध्यान देंगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है अपने जीवन काल में कि जब लीनियर मोशन होता है तो उस लीनियर मोशन का कॉज होता है फोर्स, और वो फोर्स जो होता है उस मूविंग ऑब्जेक्ट के मास के और उसके अंदर आ रहे चेंज किसके, वेलोसिटी के चेंज यानी एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है ना। यानी एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एक्सीलरेशन है और उसका मास कितना है, अगर दोनों का गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, फोर्स पता चल जाएगा। तो मैं एकदम आराम से बता सकता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं इतना फोर्स लगाऊंगा तो इतना एक्सीलरेटेड होगा, इतना फोर्स लगाऊंगा तो इतना डी एक्सीलरेटेड होगा। ठीक है, तो मोशन के बारे में हम लोग यहाँ से अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन वो कौन से मोशन को डिफाइन करता है, ये लीनियर मोशन को। अब इसी की तर्ज पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे यहाँ पे F है तो हमको पता है रोटेशनल मोशन में F का काम नहीं होता है, यहाँ पे टॉर्क आता है। जैसे F कॉज होता है लीनियर मोशन का तो टॉर्क कॉज होता है रोटेशनल मोशन का। अब देखेंगे मास यहाँ पे आता है, जबकि मास को रिप्लेस किसने किया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोगों ने शुरू वाले लेक्चर में ही देखा था। ऐसे ही A आता है और A को रिप्लेस कौन करता है, अल्फा। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो सबसे पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसी पे बात की थी, इधर लीनियर मोशन होगा, इधर रोटेशनल मोशन।
तो लीनियर में अगर मैं बात करूं तो लीनियर में क्या आता है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, तो रोटेशनल मोशन में उसकी जगह पे क्या आता है, थीटा। अगर मैं उसके बात करूं वेलोसिटी की, तो लीनियर में वेलोसिटी आता है और रोटेशनल में ओमेगा। उसके बाद लीनियर में एक्सीलरेशन आता है और इसमें क्या आता है, अल्फा। ठीक है। उसके बाद लीनियर में फोर्स आता है, तो इसमें क्या आता है, टाउ। इसमें मास आता है और इसमें आता है उसकी जगह पे आई। तो इतनी चीज़ें तो आपको देखने के लिए पहले ही मिल चुकी हैं और वही चीज़ें हम देख रहे हैं। यहाँ पे जब मैं रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूँ तो वही सर्कुलर मोशन के लिए भी अप्लीकेबल है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों ने सर्कुलर से ही तो निकाली हैं। तो सर्कुलर मोशन में भी यही सेम चीज़ें आपको नज़र आएंगे। ठीक है, बस वही चीज़ आपको फील दिला रहा हूँ कि देखिए लीनियर में एफ आता है, एम आता है, ए आता है। तो ये एफ एम ए क्या है, लीनियर वाला हो गया। अब हमारे पास जो है रोटेशनल में यही है ना, तो हमारा भी फार्मूला इन्हीं में से बनना चाहिए। जबकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम ये सब चीज़ें ले रहे हैं जो क्या है, साधारण है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, अब से टाउ का जो फार्मूला होगा ये लेके चलेंगे। तो ये हो गया रोटेशनल मोशन के लिए और ये लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, चलिए समझते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, और ये फार्मूला कब कब अप्लीकेबल है। पहली बात तो ये समझिएगा। तो अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूँ तो इसका एप्लीकेशन तभी वैलिड होगा जब मैं क्या करूँगा, जब मैं मतलब कब, जब मैं टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा की बात तभी करूँगा जब मैं ये जो टॉर्क है वो डिफाइन करूँगा किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, यानी फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं देख रहा हूँ तब, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूंगा। या तो किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट देख रहा हूँ या तो सेंटर ऑफ मास के। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूंगा तो भी मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ या किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट देखूंगा तो भी मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सिंपल वे है भाई कि हम जहाँ जहाँ चीज़ों को घुमाएंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे रोटेशनल मोशन के अंदर एक फिक्स पॉइंट चाहिए जिसके थ्रू हम घुमा पाएँ, कहीं से भी नहीं हम घुमा देंगे। ठीक है ना, इसलिए हमको एक एक्सिस को फिक्स करना पड़ेगा जिसके अबाउट बाकी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएँ, तभी हम जाके क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन नहीं होगा तो अल्फा आएगा ही नहीं, सीधी सीधी बात है। अल्फा कब आता है, अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगल क्रिएट नहीं होगा तो अल्फा आएगा नहीं। ठीक है, अगर सिंपल पार्टिकल के अंदर फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, काम चल जा रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन कैसा एक्सीलरेशन होता है, विदाउट एंगल क्रिएट करने वाला एक्सीलरेशन हो रहा है, तब इसका मतलब वो लीनियर एक्सीलरेशन में चला जाएगा। तब आप ये फार्मूला नहीं यूज करोगे। ताम झाम में नहीं पढ़ते हैं, बस यहाँ याद रखेंगे कि टाउ कहाँ कहाँ यूज करेंगे, सॉरी ये फार्मूला कहाँ कहाँ यूज करेंगे, फिक्स एक्सिस और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब हम चलेंगे तब। और इस कंडीशन में हमारा जो मोशन होगा वो कैसा होगा, तो वो प्योर रोटेशनल मोशन होगा। अब समझते हैं कि ये फार्मूला आता कहाँ से, यानी ये कैसे आया है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, हम क्या करते हैं, हम वही बॉडी लेते हैं जो बॉडी पहले ली थी और यहाँ पे फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, एक फिक्स एक्सिस मतलब एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे है। और इस फिक्स एक्सिस के अबाउट, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक m1 पॉइंट मास है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और इसकी जो दूरी है, यहाँ से कितनी है, r है। तो चूंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ यहीं पे होगा, ऐसा तो बहुत जगह पे होगा ये पॉइंट मास, तो यहाँ पे दूरियां भी अलग अलग हो जाएंगी, तो इसलिए मैं इसको क्या मान लूँगा, r1। लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कितना लगा रहे हो, F लगा रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टॉर्क डिफाइन करूँ तो टॉर्क क्या होगा, छोटा सा T1 होगा, टाउ 1 होगा भाई, M1 पे देखूंगा तो टाउ 1 ही तो आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस छोटे से मास पे फोर्स लगा रहा हूँ और ये मास तब क्या करेगा, पॉइंट मास घूमेगा किसके अबाउट, इस फिक्स एक्सिस के अबाउट। तो फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो 100% टॉर्क आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे टॉर्क आया है तो वो टॉर्क कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग होगा, बाकी पॉइंट मास के लिए अलग अलग होगा, सेम तो होगा नहीं, क्योंकि दूरियाँ घटेंगी हर जगह या बढ़ेंगी हर जगह। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँगा तो यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है M2, फिर यहाँ पे ले लूँगा यहाँ पे M3, यहाँ पे ले लूँगा M4। तो चूंकि ये क्या है, सभी फिक्स एक्सिस से अलग अलग दूरियों पे है कि नहीं है,
तो अलग अलग दूरियों पे है तो दूरियां अलग अलग, तो टॉर्क भी क्या होगा, अलग अलग, भले ही आप फोर्स क्या दे दो, सेम, ठीक है ना, दूरी क्या होगी, अलग अलग। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं अगर यहाँ पे डिफाइन करूँ, ध्यान से समझिएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है शुरुआती लेवल में F इंटू R1 पढ़ा है, बिल्कुल। अच्छा, F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वही तो देखा गया कि F इज इक्वल टू क्या होता है, M में होता है, यही तो होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, M1 इंटू ए इंटू R1। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एक्सीलरेशन तो इन सबका अलग अलग हो सकता है, नहीं, इन सबका एक्सीलरेशन अलग अलग नहीं होगा, ये एक सिस्टम में है, और एक सिस्टम के अंदर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उनके सभी पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये शुरुआती दौर में भी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको सही तरीके से लिखूँ तो क्या हो गया, M1 इंटू R1 इंटू ए हो गया। अब थोड़ा सा इस ए को भी आपको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। अब ए को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कैसे चेंज करूँगा, जैसे आप लोगों को पता है कि यस को मैं थीटा में चेंज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो यस इज इक्वल टू होता है आर थीटा। वी को मैं ओमेगा में चेंज करना चाहूँ तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, और ए को मैं अगर अल्फा में करना चाहूँ तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है कि नहीं होता। तो जहाँ पे ए नज़र आ रहा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर अल्फा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू M1 इंटू R1। अब ये ए देख किसका रहे हो, M1 पार्टिकल का, तो M1 पार्टिकल का मैं एक्सीलरेशन देख रहा हूँ, तो M1 पार्टिकल का रेडियस कितना है, R1 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, R1 अल्फा, हाँ या ना, आर अल्फा है तो आर की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, R1 अल्फा, क्योंकि मैं किसके लिए डिफाइन कर रहा हूँ, M1 पार्टिकल के लिए। अब ये R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर, यानी M1 R1 स्क्वायर अल्फा हो गया, आया। तो ये तो किसका निकल के आया सर, एक पार्टिकल का। ऐसे ही मैं सबका निकाल दूँ तब सबका निकल जाएगा। चलिए सबका निकाल देते हैं हम लोग। तो अगर हम सबका निकालेंगे तो एक दो पार्टिकल थोड़ी ना कि हम निकालने जाएंगे तो अभी 2 मिनट में निकल के आ जाएगा। एक सिस्टम के अंदर असंख्य पार्टिकल है भाई, एक एक करके हम निकालते जाएंगे तो फिर निकलते शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर भी हम निकाल नहीं पाएंगे, असंभव है। तो हम एज्यूम्शन तो कर सकते हैं ना कि अगर मान लो ऐसा T1, मतलब इसका अगर मान लेता हूँ कि एक पॉइंट मास का इतना टॉर्क है, तो वैसे दूसरे का भी ऐसा होगा, सिमिलर ही तो होगा वो भी, हाँ या ना। चलिए उसकी सिमिलरिटीज को भी यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से टाउ 2 निकालूं तो अब जरूरी है क्या फिर से मैं F इंटू R2 करूँ, नहीं ना। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मान लो मैं M2 का निकाल रहा हूँ, तो M2 का मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, R2 होगी फिक्स एक्सिस से, तो क्या मिलेगा मुझे, M2 R2 का स्क्वायर, और क्या होगा यहाँ पे अल्फा, यहाँ भी अल्फा क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम नॉट चेंज, क्लियर है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, टाउ 2 की वैल्यू ये मिल गई, ऐसे टाउ 3 निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे M3 R3 का स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा, ऐसे टाउ 4 भी निकाल दूंगा तो M4 R4 का स्क्वायर अल्फा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अब पूरे बॉडी का चाहिए, पूरे सिस्टम का चाहिए। तो अब क्या करूँगा मैं, इन सभी को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। यानी अगर मैं टाउ नेट निकालना चाहूँ तो टाउ नेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, ऐसे करते करते टाउ n तक जितना भी है सबको ऐड कर दूँ, बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो टाउ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो M1 R1 का स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ पे टाउ 2 देखूँ तो M2 R2 का स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे प्लस M3 R3 का स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही चलते जाएगी पूरी कहानी। और सब में आप ध्यान से देखिए तो सब में क्या कॉमन है, अल्फा, तो अल्फा को क्या कर लीजिए बाहर। अब ध्यान से देखिए ये M1 R1 का स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है, M1 R1 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको भी समझिएगा,
यहाँ पे m1r1 का स्क्वायर है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना कि I इज इक्वल टू क्या होता है, यम आर स्क्वायर होता है, हाँ या ना। I इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, इतना तो जानते हैं। जहाँ पे एम आर स्क्वायर लिखा है वहाँ पे I। अब मान लो अगर मैं I1 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब m1r1 का स्क्वायर, I2 लिख रहा हूँ तो m2r2 का स्क्वायर, I3 लिख रहा हूँ तो m3r3 का स्क्वायर। यही पढ़ा है आज तक, बिल्कुल। और वहाँ पे एक और बात समझी थी कि अगर मैं बात करूँ सभी पॉइंट मास की, तो सभी पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी अगर देखोगे तो m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, m2 का ये, m3 का ये वाला पोर्शन, तो ऐसे तो सबका होगा। लेकिन होल सिस्टम का क्या होता है, यही होता है। कैसे निकालता हूँ मैं, हम लोगों ने देखा है कि अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालूँ एक सिस्टम का तो क्या करते हैं हम लोग, सबको जोड़ देते हैं, m1r1 का स्क्वायर, m2r2 का स्क्वायर, m3r3 का स्क्वायर। जब सबका अलग अलग है और सबको जोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाता है, mr स्क्वायर। यस आर नो, यही तो होता है आई। पूरे सिस्टम का क्या मिलेगा मुझे फिर बाद में, mr स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ भी तो वही चल रहा है भाई, m1r1 का स्क्वायर, इसका मतलब I1 हाँ या ना, यहाँ पे m2r2 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा तो बाहर है, ये I2 हो गया, हाँ या ना, प्लस यहाँ पे ऐसे ऐसे चलते जाएगा m3r3 का स्क्वायर, हाँ या ना। और सबको जोड़ के मैं क्या लेके आ जाऊँगा, मुझे भी पता है कि वो क्या लेके आएगा भाई, पूरा जुड़ जाएगा तो पूरे एक सिस्टम का क्या मिल जाएगा, I, यही तो मिलेगा ना। यानी ये पूरे सिस्टम का इनर्शिया दे देगा, और I इंटू मतलब पहले इसको कर लेता हूँ और फिर अल्फा को बाद में, तो ये मुझे क्या मिल गया, टाउ। तो टाउ का ये फॉर्मूला हो गया, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है। तो रोटेशनल मोशन का मतलब यहाँ पे प्योर जब बोल दिया तो इसका मतलब यहाँ पे हमको कौन सी क्वांटिटीज़ को यूज़ करना है, स्पेशली रोटेशनल मोशन के अंदर आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करना है। क्लियर, बिल्कुल। और कहाँ कहाँ हम लगाएंगे, तो भैया फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर कोई पार्टिकल रोटेशन मोशन कर रहा है तब, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कोई पार्टिकल रोटेशन मोशन कर रहा है तब। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए आपने क्या किया है, आप अब देखिए डेरिवेशन से कुछ सीखिए। डेरिवेशन में ये दिखाया गया है कि आप एक एक पॉइंट को जोड़ रहे हो, एक एक पॉइंट मास का देखा आप लोगों ने। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखने लायक है कि देखिए आप सभी पॉइंट मास का निकाल के टॉर्क फिर ऐड कर दिए हो, फिर पूरे सिस्टम का निकाले हो, हाँ या ना। तो इसका मतलब अब अगर हमको कोई बॉडी दे रही है तो जरूरी नहीं कि हम उस बॉडी के हर पॉइंट मास का निकालें। अब डायरेक्ट हम किसका निकालेंगे, उस बॉडी का। यानी ये जो टॉर्क है सॉरी ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर उन सभी पार्टिकल मासेस या पॉइंट मासेस का टाउ कंक्लूडेड है। कहने का अर्थ ये है, तो हमको बारी बारी निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट एक पूरी बॉडी अगर हमको दे रहा है, बस हमको ये देख लेना है कि किस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं सब के सब। यानी फिक्स एक्सिस डिराइव कर लो, या अगर सेंटर ऑफ मास दिया है तो सेंटर ऑफ मास से देख लो, बस पूरी बॉडी का आपको मिल जाएगा। और पूरी बॉडी यानी पूरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन है हमारे पास। इन दोनों क्वेश्चन में हमको इन कॉन्सेप्ट्स को लगाना है जो अभी हम लोग समझे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर एक F फोर्स लग रहा है और इसके सेंटर ऑफ मास पे इसको क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप अगर मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने से क्या होगा, इसके अंदर मोशन आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे कौन सा मोशन आने वाला है, रोटेशनल मोशन, तो आएगा तो एक्सीलरेशन भी आने वाला है, यानी तब एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। तो कह रहा वही एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ पे बता दो। फिर उसके साथ साथ इस रॉड का डिस्प्लेसमेंट भी आप डिफाइन कर दो, दैट मीन्स जो कि थीटा है, कितने सेकेंड में, t सेकेंड में। ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पे जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं आने वाला है कि नॉन कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ जाए। ठीक है ना, यदि एक्सीलरेशन यहाँ पे कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इतनी बात समझनी है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमको अभी जस्ट ये बताया गया कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा,
है ना, I इंटू अल्फा होता है। अब I का मतलब क्या होता है कि पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा मतलब होता है पूरी बॉडी का एक्सीलरेशन, वो भी कैसा, एंगुलर। तो हमको ये तो पता नहीं है, लेकिन क्या I पता है इस रॉड का? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने इसके पहले ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। तो अगर मैं देखूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो अगर सेंटर ऑफ मास से मैं देखूंगा तो वो होता है ml²/12, पूरी लंबाई का 12वां भाग कर दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, वही यहाँ से आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंपल मैं यहाँ पे तो ये तो लिख ही सकता हूँ ना, ml²/12 इंटू अल्फा, ये लिख दिया। लेकिन सर अभी भी एक समस्या है, वो ये है कि यहाँ पे फोर्स दिया है L/2 लंबाई दिया गया है, दैट मीन्स F दिया गया है और R दिया गया है। ये तो फील करा रहा है पिछला फॉर्मूला, किसका, टॉर्क का। तो यार टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा लिखा हो, तो टॉर्क इज इक्वल टू हमको पता है कि F इंटू R भी होता है, या यहाँ पे F इंटू R है, यहाँ पे I इंटू अल्फा है। तो क्या ये I इंटू अल्फा F इंटू R के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? लिख सकता हूँ, यानी मैं अगर लिखना चाहूँ तो F इंटू R इज इक्वल टू I इंटू अल्फा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ, तो अगर लिख सकता हूँ तो यही रहा टॉर्क, यहाँ पे लिख दो F इंटू R, लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, F ऐसे रहेगा, R की वैल्यू कितनी है, तो कितना दूरी है फिक्स एक्सिस से और उस फोर्स के बीच में, तो वो है L/2 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे ml²/12 इंटू अल्फा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की, तो इन सबको उधर भेज दूंगा। तो ये 2 से पहले 12 कट जाएगा, 6 बार में कट गया, और यहाँ पे L से एक L भी कट जाएगा। तो आएगा क्या हमारे पास, ये 6 ऊपर चला आएगा, यानी 6F हो जाएगा, और पूरे के नीचे ML हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा इधर, अल्फा। दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू, मिल गया हमको 6x/ml। ये आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी ये आपका अल्फा हो गया। लेकिन सिर्फ अल्फा से काम नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए, थीटा भी चाहिए। थीटा भी किस में, t सेकेंड में। अब बताइए थीटा कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, अल्फा मिल चुका है, थीटा कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर आपके पास फिर से मैं बता दूं, अगर आपको टाइम दिया हो, एक्सीलरेशन दिया हो, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हो इसको। किससे डिफाइन करोगे आप? हमारे पास सर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, कब, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, चाहे वो लीनियर मोशन कर रहा हो ऑब्जेक्ट, चाहे रोटेशनल मोशन कर रहा हो। अगर लीनियर मोशन कर रहा होता है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है सर v इज इक्वल टू यू प्लस AT। लेकिन अगर वही क्या हो, हमारा रोटेशनल मोशन कर रहा हो या सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो होता है ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस एक्सीलरेशन की जगह पे अल्फा और यहाँ पे t, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा देखोगे तो s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे s की जगह पे क्या हो जाता है, थीटा। UT का मतलब क्या हो गया, WI इंटू टी प्लस 1 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। वैसे ही अगर तीसरा इक्वेशन देखोगे तो लीनियर में होता है v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, और यहाँ पे होता है आपका WF का स्क्वायर इज इक्वल टू WI का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2AS यानी 2 अल्फा इंटू थीटा, यही होगा, हाँ या ना। अब अगर हमको निकालना है तो कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं यहाँ पे इजीली, फर्स्ट से, सेकेंड से कि थर्ड से? अब देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ भी आ गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किससे निकाल सकते हैं भाई? सेकंड से। क्यों सेकंड से, इसका मैं कारण बता रहा हूँ। देखो अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो ओमेगा फाइनल दिया है। ओमेगा फाइनल मतलब बाद में कितना रॉड की वेलोसिटी है, यानी एंगुलर वेलोसिटी बाद में कितनी है, शुरुआत में। ओमेगा आई मतलब शुरुआत में कितनी है, अल्फा मतलब एक्सीलरेशन, टी मतलब टाइम। तो भाई अल्फा पता है, टी पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने बोल दिया कि टी सेकेंड में ही बताना है, तो टी तो पता ही है, अल्फा मिल ही चुका है यहाँ से। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ओमेगा आई का मतलब शुरुआत में ये कैसा रहा होगा, तो सीधी बात है शुरुआत में कोई ऑब्जेक्ट कैसा होता है, रेस्ट में ही होता है। तो यहाँ से ओमेगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन कौन लोचा ला के रख देगा, ओमेगा एफ, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे। और उसका प्रमुख कारण और भी है कि इसमें थीटा थोड़ी ना है, थीटा किस में है, इसमें है और इसमें है।
लेकिन इसमें भी WF होने के कारण मैं इसको नहीं लूँगा, सिंगली इसको ले लूँगा, क्योंकि इसमें ओमेगा आई है वो 0 हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी है, और यहाँ पे 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर है। थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, ये तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 है। ओमेगा आई मतलब शुरुआत में ब्लॉक कैसा रहा होगा, रॉड कैसा रहा होगा, रेस्ट में, तो ये खत्म। यहाँ पे 1/2 हो गया, अल्फा की जगह पे वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 6f है अपॉन ml इंटू टी स्क्वायर, है ना। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 2 से 6 कर जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3f अपॉन ml इंटू टी स्क्वायर, और ये हमारा क्या होगा थीटा का आंसर। लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब मेरा अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, अदरवाइज आप ये इक्वेशन ही नहीं लगा सकते। क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है ओमेगा बताइए कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, जब ब्लॉक किस में हो, शुरुआत में रेस्ट में हो, तो 5 सेकंड बाद इसके ऊपर कितना ओमेगा आ जाएगा, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो बताइए। कब, जब शुरुआत में रेस्ट में था, लेकिन बाद में कितने न्यूटन का फोर्स लगने लगा इसके ऊपर, 40 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगने लगा। ये क्या है, एक पहिया है, और पहिए को इसके बीच से क्या किया जाएगा, यहाँ से ऐसे घुमाया जाएगा, है ना, इसी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। क्लियर है। तो सिंपल काम यही करेंगे, हमको पता है कि यहाँ पे आई दिया है, आर दिया है, अच्छा फोर्स दिया है, अच्छा हमको क्या पता है, हमको पता है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है, आई इंटू अल्फा। और अभी हम लोगों ने देखा कि टाउ की जगह पे हम लोग एक और तरीका यूज करते हैं कि यहाँ पे टाउ की जगह पे एफ इंटू आर लिख देता हूँ, और एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा कर देता हूँ। अब क्या क्या पता है सर, एफ पता ही है, कितना लगा है 40, आर की वैल्यू दिया है सर 20 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर इज इक्वल टू आई की वैल्यू 0.2 kg मीटर स्क्वायर है, तो वो तो ठीक ही है। अब अल्फा हमको पता नहीं है, तो हम क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि हमने डायरेक्ट ये लगा दिया, लेकिन हम लोगों को ये डायरेक्ट लगाना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। देखिए ओमेगा अपने आप आएगा नहीं, हमारे पास यही तरीके हैं, ये जो फॉर्मूला दिया, मतलब ये जो क्वांटिटीज दी गई हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि आपको पहले यही लगाना पड़ेगा। अगर आपको अल्फा मिलेगा तब आप ओमेगा निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम पता है आपको, इनिशियली रेस्ट है, यानी ओमेगा आई आपको पता ही है ना। तो ओमेगा आई पता है, टी पता है, तो ओमेगा एफ निकालना है तो अल्फा को लेके आना पड़ेगा, है ना। बिना ओमेगा अल्फा के आप ओमेगा एफ यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को आप नहीं निकाल सकते। क्लियर है। तो यानी 0.2 इंटू अल्फा हो गया। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, 0.2 से 0.2 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू 40 आ गई, ये किस में होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए और आगे बढ़े हम लोग। तो हमको अल्फा की वैल्यू मिल गई, तो फिर इन्हीं फार्मूले में से हम एक फार्मूला लगा के अपना काम निकाल लेंगे। जैसे कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, पहला वाला। तो फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम निकालेंगे, तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा एफ ही तो पूछ रहा है कि 5 सेकंड बाद कितना होगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ओमेगा आई मतलब शुरुआत में कितना है 0 है, अल्फा की वैल्यू 40 है, टाइम कितना है 5 सेकंड है, काम खत्म। तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू 40 × 200 यानी 200 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है इनके क्वेश्चन को। ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर रहे होंगे, ताकि और अच्छे से मैं समझा पाऊँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पुनः और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।